नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के सेशन में बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और ये टॉपिक आपके मेंस में भी बहुत काम आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है जो आपको जानने की आवश्यकता है या आपको जानना चाहिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रदेशों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय या तटीय या सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। यह प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व लोगों और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है तथा इस बात के उदाहरण कि मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पैमाना क्या है, मतलब किस आधार पर किसी भी साइट को, किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। ये जो पैमाना है ये यूनेस्को द्वारा तैयार किया गया है। मैंने स्टार्टिंग में ही अभी चर्चा की, जो बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, तो यहीं पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये सब यूनेस्को द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, एक संगठन है बोल सकते हैं, जिसके तहत किसी भी क्षेत्र के वन्य जीव, समुद्रिक क्षेत्र, वन्य प्राणी, इन सभी चीज़ों को संरक्षण देने, इनका ख्याल रखने के लिए ये बनाया गया एक प्रोग्राम है, एक नाम है, जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसी प्रकार यूनेस्को ने कुछ पैमाने तैयार किए हैं कि इन सब चीज़ों को किस आधार पर हमें बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए। तो चलिए वो पैमाना देख लेते हैं, किन किन पैमानों के आधार पर किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है पैमाना का, किसी स्थल में प्राकृतिक या प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम आसान क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिए और उसका क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व कर सके या कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे। तीसरा, प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानीय समुदायों की भागीदारी या सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को आपस में संलग्न करते समय प्रबंधन तथा संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाया जा सके। एक और पॉइंट क्या है, वह क्षेत्र जिसमें पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण का सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जा सके। अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना। संरचना से तात्पर्य है कि बायोस्फीयर रिजर्व को कितने भागों में वितरित किया गया है और किस किस हिसाब से, किस किस पैमाने के आधार पर ये पैमाने बैठते हैं, जिन्हें संरचना पर वितरित कर दिया जाता है, संरचना पर डिपेंड होते हैं, फिर उन्हें डिवाइड किया जाता है या बना दिया जाता है एक बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले आता है कोर क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र क्या होता है संरचना की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व में, यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्य जीवों को प्रभावित न करें की जा सकती हैं। तीसरा, एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें ज़्यादातर वन्य जीव अभयारण्य 1972 के तहत संरक्षित या विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे सरल है इस पॉइंट को समझने का। कोर क्षेत्र, कोर क्षेत्र मतलब होता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जा सकते हैं जो सरकारी हो, जो सरकार का व्यक्ति हो वही जा सकता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, राष्ट्रीय उद्यान, आपने विजिट किया होगा इन सभी जगहों पे। तो ये राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं ये इन्हीं कोर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनके क्षेत्रों में ही इन सब चीज़ों को बनाया जाता है ताकि जो वहाँ की वनस्पति है, वहाँ के वन्य प्राणी हैं सुरक्षित रह सकें, उन्हें
डर न रहे हम ह्यूमन बींग्स का। तो तीसरा जो पॉइंट है यही कह रहा है। कोर क्षेत्र का मतलब यही हुआ कि बहुत ही सघन या बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है वो। वहाँ पर सिर्फ सरकार का व्यक्ति या जंगल का जो मुख्य अधिकारी होगा, जंगल के जो क्षेत्राधिकारी होंगे, वही वहाँ विजिट कर सकते हैं। दूसरा होता है बफर क्षेत्र। कोर के बाद आता है बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है। मीन्स जो कोर क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी आम इंसान का जाना मना होता है, उसके बाहर वाले क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला पॉइंट बफर क्षेत्र का यही है कि बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतया नियंत्रित व गैर विध्वंसक हो। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल है। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका? अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जो बफर क्षेत्र होता है वहाँ पर शैक्षिक गतिविधियाँ या अनुसंधान क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। काहे के लिए? किस उद्देश्य से? वहाँ पर अनुसंधान कार्य करने के लिए कि वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ के वन्य जीव हैं तो कैसे हैं, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों की स्थापना या गतिविधियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। तीसरा जो आखिरी क्षेत्र होता है इसका वो है ट्रांजिशन जोन, जिसे संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्योग या उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें बस्तियां, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन के लिए क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि ट्रांजिशन जोन सबसे आखिरी का जोन होता है। इसमें हर चीज़ खुली होती है, इसमें सरकार का ज़्यादा प्रतिबंधन नहीं होता। ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बाद आता है कि भारत में जो बायोस्फीयर साइट्स हैं वो कितनी हैं। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम में जो आपका प्रीलिम्स होता है, किसी भी एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स होता है, उसके पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो कुल है वो है 18। मैंने टाइप करना शायद भूल छोड़ दिया है, पर आपको बता रहा हूँ कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, हम उनकी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ और बना कब ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे नीलगिरी। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटक में है। कहने का मतलब ये है कि नीलगिरी के जो क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है, तमिलनाडु में भी, केरला में भी और कर्नाटका में भी। बट मोस्टली आपके एग्जाम में आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी कहाँ है, तो आप तमिलनाडु ही लगाओगे। मतलब ये हुआ कहने का कि नीलगिरी का 7 to 80% तमिलनाडु में आता है और बाकी जो 20 से 30% है वो केरला और कर्नाटक के हिस्से में आता है। क्लियर हुआ? तो पहला जो पॉइंट है या पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी ही है 1986 में। एक ये प्रश्न भी बनता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी है 1986 में। क्लियर? सेकंड आता है नंदा देवी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में 1988 में। तीसरा है नोकरेक, मेघालय में 1988। चौथा है ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1989 में। गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, 1989। पाँचवा है मानस, असम में, 1989। सातवां है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, 1989। आठवां है सिम्पलीपाल, उड़ीसा, 1994 में। नौवां है डिब्रू सिखोवा, असम में, 1997। दसवां है दिबांग दिहांग या दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, 1998 में। 11वां है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में, 1999। 12वां है कंचनजंगा, सिक्किम, 2000 में। 13वां है अगस्तमलाई, केरला में, 2001। 14वां है यानी 14th का है अचानकमार अमरकंटक, MPCG, 2005 में। अचानकमार और अमरकंटक दो अलग अलग जगह हैं, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली अचानकमार जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए ये दोनों स्टेट कॉमन बनते हैं अचानकमार अमरकंटक के लिए। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और अचानकमार का कुछ हिस्सा जो छत्तीसगढ़ है
उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अचानकमार अमरकंटक को 2005 में शामिल किया गया। फिर कच्छ के रण गुजरात 2008 में, कोल्ड डिजर्ट यानी शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश 2009 में, शेषाचला हिल्स आंध्र प्रदेश में 2010 और पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में। दोस्तों इसके अलावा एक और पॉइंट बनता है बायोस्फीयर रिजर्व में, वो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है क्या? वर्ष 1971 में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। सिंपल वे में बताऊं आपको तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और बायोस्फीयर यानी जंगलों या जैव प्राणियों या जैव विविधता से जोड़ने का एक तरीका है, एक कार्यक्रम है। इंसान और बायोस्फीयर जैव विविधता के आने वाले जैव विविधता के अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों से एक मित्रता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है जो कि 1971 में शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं मैन एंड बायोस्फीयर। तो भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि मैब में शामिल है। मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, महान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार, अगस्तमालाई, पन्ना, सिंपलीपाल, नोकरेक, नीलगिरी और खंगचेंदोजोंगा। ये 12 हैं मैप साइट्स में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की। तो दोस्तों ये था आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको मेंस में भी मिलेगा पढ़ने को और आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी इनके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कर ही दें। और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।